क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। गिवन sec थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि sec थीटा का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का, यानी sec थीटा जो है 1/cos थीटा हम लिख सकते हैं। तो cos थीटा की क्या वैल्यू होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sec थीटा की क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये वाली बात क्लियर है? ये अगर किसी को याद नहीं है, डायरेक्टली भी फॉर्मूला याद है तो भी ठीक है। तो हमें क्या गिवन है? sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, ये गिवन है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू हो जाएगी? 13 और बेस क्या हो जाएगा? 12। तो हमें यहां से इस फॉर्मूले से हाइपोटेन्यूज और बेस मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो ट्राइंगल में क्योंकि कोई भी एंगल को स्पेसिफाई नहीं किया, नॉर्मली थीटा बोल रखा है, तो इसलिए हम किसी को भी एंगल को भी कोई नाम दे सकते हैं। और ना ही क्वेश्चन में ये बोला है कि ट्राइंगल कौन से एंगल पे राइट एंगल्ड है, ये भी नहीं बोल रखा है, तो हम डायरेक्टली कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या क्या वैल्यू है? 13। बेस की क्या वैल्यू है? 12। बेस और हाइपोटेन्यूज पता है तो पाइथागोरस थ्योरम अगेन यूज करेंगे। h स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो p की क्या वैल्यू है? x मान लेते हैं क्योंकि हमें गिवन नहीं है। बेस क्या है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 x स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। अब ये बात याद रखनी है कि 144 किस में है? प्लस में है। ये साइड प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी 169 पहले लिखना है, बाद में 144 लिखना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। तो एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से माइनस करके हमें क्या मिल जाएगी? 25। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? √25। एंड √25 क्या होता है? 5। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई, यानी परपेंडिकुलर मिल गया। जैसे ही हमें परपेंडिकुलर मिल गया, अब हम क्या करेंगे? बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेंगे। यानी साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी p/h। तो यहाँ से p क्या है? x की वैल्यू हमें क्या मिली थी? 5। तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे। 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 मिल गया। साइन के बाद क्या है? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है? 12। हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है? 13 मिल गया। नेक्स्ट क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है? 5। बेस की क्या वैल्यू है? 12। तो ये वैल्यू हमें मिल गई साइन cos tan की। tan के बाद आता है cosec। cosec क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो साइन का फॉर्मूला p/h है, तो cosec का क्या हो जाएगा? h/b। तो ये हो जाएगा h/t। h की क्या वैल्यू है? 13। t की क्या वैल्यू है? 5। तो p की वैल्यू 5 लिखेंगे। cosec हो गया sin cos tan cosec sec। अब sec तो लिखना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। sec के बाद आएगा cot। cosec sec cot। तो cot किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है। tan का फॉर्मूला p/b है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, यानी b/p। तो बेस क्या है? 12। परपेंडिकुलर क्या है? 5। तो ये हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल गई। अगर ये समझ आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ए जो भी है उसका कॉस निकाले, और कॉस बी यानी फिर एंगल बी, यानी जो भी एंगल बी है चेंज हो गया है, उसका भी हम कॉस निकालें, दोनों इक्वल होगा। हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों सेम होंगे, यानी इक्वल होंगे। तो सबसे पहले ये समझ लेना है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो cos A is equal to cos B, this is given to us। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब cos A का फॉर्मूला क्या होगा? हमें पहले इसके लिए ट्राइंगल बनाना होगा। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि cos A और cos B बोल रखा है, तो आप कभी भी 90 डिग्री में A या B कुछ नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे C ही लिख सकते हैं। तो ये A हो गया, ये B हो गया, और ये C, यानी ये कोई भी अदर लेटर हो सकता है एक्सेप्ट फॉर A एंड B। तो अब क्या करना है हमें? ये एंगल बी है, एंगल ए है, cos ए निकाल लेते हैं cos ए के लिए, यानी इस एंगल के लिए। cos का फॉर्मूला क्या होता है? पहले अलग से लिख लेते हैं। cos का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट? ये याद रखना है। तो cos के लिए बेस क्या है? अब ये देखिए, ए के लिए, यानी एंगल ए के लिए बेस क्या है? मैंने पहले भी बताया है कि जिनसे टच होता है, एक इधर टच हो रहा है, एक इधर टच हो रहा है। ऑब्वियसली ये वाला तो हो नहीं सकता बेस, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस क्या हो जाएगा? ए सी। तो यानी cos ए के लिए क्या लिखूंगी मैं? अपना बेस ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। ये ठीक है। अब cos बी देखिए, cos बी यानी ये वाला एंगल, इस वाले एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा? BC। चेंज हो गया, तो इस वाले एंगल के लिए जो बेस होगा वो BC होगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, यानी AB सेम रहेगा।
अब देखिए यहाँ पे ए बी जो सेम है उनको हम कैंसिल कर देंगे और यहाँ से हमें मिला ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी और बी सी क्या है, यानी ये वाली साइड इसके इक्वल है, और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये वैसे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो बेस एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो कहती है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ये दोनों इक्वल साइड्स हैं तो इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमें यहां से मिलेगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी वो एंगल्स जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट हैं। इक्वल साइड्स कौन सी हैं, ये दोनों, इन दोनों के ऑपोजिट कौन सा है, एक एंगल बी है और एक एंगल ए है, ये दोनों इक्वल होंगे। हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें यही तो बोला था, यही प्रूव करने के लिए बोला था, तो हमने ये प्रूव कर दिया, तो लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड। दिस इज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, देखिए कॉट थीटा गिवन है, हमें कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। अब कॉट थीटा की वैल्यू है तो कॉट थीटा से हमें क्या मिल जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी ये चीज बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर। कैसे पता चला, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यानी tan का क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो कॉट का मिल जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना क्लियर है। यहां से हमें बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज मिल गई है। क्यों जरूरत है इनकी, क्योंकि हमें साइन थीटा कॉस थीटा में वैल्यूज रखनी है, हमें इवैल्यूएट करना है। ये दो पार्ट्स में गिवन है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये। पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें जरूरत है हाइपोटेन्यूज फाइंड करने की। तो सबसे पहले एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यूज रख करके फाइंड करना होगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 7 स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है, 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। तो 64 प्लस 49 कर लेंगे, 49 कर लेंगे, दिस इज 13 10 113। तो 113 क्योंकि हमें पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। तो क्योंकि 113 प्राइम नंबर है इसलिए h की वैल्यू क्या मिल गई, √113। ये हमें h की वैल्यू मिली है। अब क्या करना है, अब हमें बस इसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूज को लिखना है, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर्स है, इनको सॉल्व करना होगा। तो साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या गिवन है, हमें 8 गिवन है, तो परपेंडिकुलर 8 हो गया। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या गिवन है, √113। तो √113, इसको हमने ब्रैकेट ऑफ कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके बाद 1 माइनस, यहाँ पे सेम चीज आ जाएगी, क्योंकि सेम चीज हमें क्वेश्चन में भी बोली गई है, डिवाइडेड बाय। अब ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में वही वैसे ही लिखना है, 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, 7 है, यहां से देखना है ना, या फिर आपने कहीं पे अगर लिख रखा है यहां से देखना है। तो बेस की वैल्यू ये है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है 113। अब यहाँ करेंगे 1 माइनस 7 अपॉन 100 √113। यहां तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी कहती है कि a प्लस बी जब मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी से तो हमें जो आंसर मिलेगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है और यही आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है इजीली, क्योंकि a प्लस बी है और a माइनस बी है। यहाँ पे भी a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। a क्योंकि डिफरेंट है और b डिफरेंट है, और ये वाली दोनों a की वैल्यू सेम है, यहाँ पे b की वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लिख दू, माइनस बी स्क्वायर यानी 8 अपॉन √113 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी, तो 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद ध्यान से देखिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, एज इट इज लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64 और √113 का स्क्वायर सिर्फ 113 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर को जब वो रूट में है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा उसका रूट हट जाता है और वो नंबर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, √7 का स्क्वायर 7, √113 का स्क्वायर 113, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद फिर एक बड़ी लाइन बनाएंगे, नीचे भी हमारे पास सेम आया है, मगर 7 7 जा 49 है यहाँ पे और 113 है। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है, फौरन से 1 कैंसिल हो गया, नहीं कर सकते, वाई,
बिकॉज ये दोनों पहले सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पहले हमें ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जो भी कैंसिल होगा कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या करना है हमें, न्यूमरेटर पहले ऊपर देख लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी इन दोनों को जब सॉल्व करना है तो क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किए बगैर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए जो नंबर यहाँ पे है सेम नंबर से मैं ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगी छोटा छोटा लिखकर। तो ये क्या बन गया, 113 माइनस 64। और क्योंकि जब सेम बना लेते हैं हम डिनोमिनेटर को तो वो डिनोमिनेटर का एलसीएम हमें सेम नंबर यानी एक बार मिल जाता है। फिर ये वाली बड़ी वाली लाइन हमने बनाई, बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम वैसे ही होना है, इसका 1 है तो 113 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात याद रखनी है कि जब भी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर से ऊपर यानी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो 113 माइनस 49, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेम 113। ठीक है, अब क्या करना है, 113 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 113 माइनस 64 कर लेते हैं, 9 यहाँ पे 0 तो ये हो गया 4 यानी 49। तो यहाँ कितना आया हमारे पास, 49 अपॉन 113। और ये वाली बड़ी लाइन हमने बनाई, उसके बाद फिर 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 आएगा, 64 अपॉन 113। अब ये वाली जो लाइन है, बड़ी वाली जो लाइन है, इसकी जगह पे अब क्या करना है, डिवीजन का साइन लगाना है। तो अब इस फ्रैक्शन को यानी 49 अपॉन 113 को ऐसे लिखना है, 113 डिवाइडेड बाय ये जो बड़ी वाली लाइन है इसकी जगह पे हमने डिवीजन का साइन लगाया है, और फिर नीचे वाले फ्रैक्शन को यानी 64 अपॉन 113 को हमने लिख दिया है। इसके बाद क्या करना होता है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करना। ये पूरा प्रोसेस इसलिए समझा रहे हैं, आप डायरेक्टली भी 113 को 113 से कैंसिल कर सकते थे, पर यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, इसलिए मैं पूरा प्रोसेस ही समझा रही हूँ कि कैसे किया जाता है। फिर क्या करना है, 49 अपॉन 113 पहला वाला जो फ्रैक्शन है वो एज इट इज रहेगा, दूसरे वाले में चेंज आएगा क्योंकि डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 113 अपॉन 64 बन जाएगा। अब 113 को 113 से कैंसिल करेंगे और हमें जो आंसर मिला है वो मिला है 49 अपॉन 64। सो दिस इज आवर आंसर, 49 अपॉन 64। ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकेंड पार्ट देख लेते हैं क्विकली। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या, थीटा पे स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, बिकॉज थीटा क्या है, एंगल है। जब हम कॉट थीटा निकाल लेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसका स्क्वायर करना होता है। तो कॉट थीटा हमें पहले निकालना है, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है विच इज 7/8, तो वो लिख देंगे 7/8 कॉट थीटा की वैल्यू है। और क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/8 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करेंगे। 7 7 49, 8 8 64, यानी दोनों पार्ट्स का हमें आंसर सेम मिला है। इसका बहुत इजीली हो गया, सिर्फ आपको स्क्वायर करना था। कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ लिखना जरूरी है, कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे नहीं करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं करेंगे क्योंकि थीटा पे कभी भी स्क्वायर नहीं लगता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। If 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से वैल्यूज निकालकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, उसके बाद देखना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट। तो सबसे पहले 3 cot A को ध्यान से देखना है कि 3 cot A से हमें क्या मिल रहा है। तो 3 cot A इक्वल्स टू 4 बोल रखा है, इससे हमें क्या मिल रहा है, कॉट ए की वैल्यू मिल रही है। कैसे, क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो कॉट ए की वैल्यू ये मिल गई। और कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कॉट थीटा जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो ये मिल गया हमें, यहाँ से हमें बेस की वैल्यू मिल गई 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई 3। अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे अगेन किसी स्पेसिफिकली अलग अलग एंगल्स को चेंज नहीं किया, यानी यहाँ पे ए है, कहीं पे सी हो, कहीं पे बी हो, वो चेंज नहीं किया। पूरे हर एक पार्ट में ए है मतलब थीटा है, सेम है। तो इसके लिए हमें एंगल्स को चेंज करने की या ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे। पी की क्या वैल्यू है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बी की क्या वैल्यू है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। दिस इज 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना होता है, 9 प्लस 16 इज 25।
तो यहाँ से हमें 25 मिला। h की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड रूट लग जाएगा, यानी 25 का रूट, और 25 का रूट क्या होता है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, फर्स्ट पार्ट पहले यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS को सॉल्व कर लेते हैं। LHS क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ध्यान से देखना है, तो सबसे पहले 1 तो सेम एज इट इज लिख लेना है। tan का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहां से हमें परपेंडिकुलर देखना है क्या है 3, बेस देखना है क्या है 4। जहां पे बीच में माइनस का साइन है वहां पे अपनी ये लाइन बनानी है, ये बात ध्यान रखना है। ये लिखा हमने और इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना है अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर a, यानी सेम चीज लिखनी है तो 3/4 का होल स्क्वायर लिखना है, एज इट इज लिख देना है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, वरना यहाँ पे आइडेंटिटी भी यूज हो रही है अगर जरूरत होती तो, पर क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हैं तो हम आइडेंटिटी यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे 9/16 करके। ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि डिनोमिनेटर 1 है, सेम बनाने के लिए 16 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 16 माइनस 9, और डिनोमिनेटर को सेम बना दिया है यानी 16 रहेगा। फिर यहाँ पे लाइन होगी, फिर अगेन यहाँ पे भी वैसे ही करना है, ऊपर नीचे दोनों तरफ 16 से मल्टीप्लाई करना है लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बाद हमें 16 मिल गया, और यहाँ से हमें मिला 16 प्लस 9। नाउ वी हैव टू ऐड, यहाँ पे ऐड करेंगे 7/16 डिवाइडेड बाय, जो डिविजन का साइन होना चाहिए जहाँ पे वो बड़ी लाइन बनानी है। 16 प्लस 9 क्या होता है 25/16। अगेन इसमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने पहले बताया था, यानी 7/16 डिवाइडेड बाय 25/16। 25/16 जो बड़ा वाला साइन होता है ना, ऐसे है 7/16 है और बड़ा सा साइन है, बड़ी सी लाइन है 25/16 है। तो ये जो बड़ी सी लाइन होती है इसकी जगह डिवीजन का साइन लगा देना है। उसके बाद फिर क्या करना है 7/16 डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और ये वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 16/25। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाना, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, हमें आंसर क्या मिला 7/25। तो ये हमारा किसका आंसर है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड में वैल्यूज रखेंगे और वो देखेंगे कि उसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है। अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड लिख देते हैं, और राइट हैंड साइड क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर लगा हुआ है, हमें ये फाइंड करना है। तो cos स्क्वायर a का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमें 4, हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू हमने फाइंड की 5, उसका क्या करना है स्क्वायर कर दिया। फिर साइन स्क्वायर a का मतलब है साइन a की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर कर देना है। अब क्या है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ये क्या होता है 25, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब ऑलरेडी ये लाइक फ्रैक्शंस में है यानी डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो अब हमें सिर्फ एलसीएम लेना है। एलसीएम 25 आएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे विच इज 7, तो हमारा आंसर राइट हैंड साइड का भी सेम आया है यानी 7/25। लेफ्ट हैंड साइड का भी वही आया था, तो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side which is 7/25, यहाँ भी 7/25, hence ये वाला बता देंगे हम 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, ये इक्वल है, hence proved। ओके, ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो फटाफट हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना लेना है, और उसका जो राइट एंगल यानी 90 डिग्री वाला जो एंगल है वो क्या है B। सबसे पहले ये काम करना है क्योंकि इन्होंने बता रखा है राइट एंगल एट B। बाकी के जो लेटर्स हैं वो A और C यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या बोला, इफ tan A is equal to 1/√3 find the value of these two। तो सबसे पहले tan A को लिखना है। इन क्वेश्चंस में, इनफैक्ट बाकी के सभी क्वेश्चंस में, मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं करना है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया आराम से, पूरा तो क्वेश्चन पढ़ लिया उसके बाद फिर परेशान हो रहा है।
जिन क्वेश्चंस में जरूरत है कि कंप्लीट पढ़कर ही समझ में आएगा तो उसमें कंप्लीट पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पे जरूरत है कि भाई मैं पहले ट्राइंगल बना लूं, इतना तो कर सकते हैं, फिर मैं tan a की वैल्यू लिख लूं, इतना तो लिख सकते हैं, उसके बाद फिर मैं देखूं कि अच्छा sin a cos a इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, उसके बाद फिर मैं इन पार्ट्स पे आऊं। तो जितना कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप करते रहना चाहिए, क्योंकि स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, इसलिए स्टेप्स में गलतियां नहीं होनी चाहिए। यूजुअली पूरा तो पढ़ लेते हैं, सब समझ में आ गया, फटाफट कर लेंगे, मगर लिखते टाइम क्वेश्चंस में, यानी क्वेश्चन का जब जो भी गिवन है वो लिखते टाइम गलती कर देते हैं। राइट एंगल एट बी, इस पे फोकस ही नहीं किया, बाकी सब कुछ आता है, मुझे सब आता है, मगर राइट एंगल एट बी पे फोकस नहीं किया। तो ये बात ध्यान रखनी है, स्टेप बाय स्टेप करना जरूरी होता है। तो tan a की वैल्यू आराम से लिख लेंगे हम 1/√3। tan a के फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से क्या मिल गया, ये परपेंडिकुलर, ये क्या मिल गया, बेस। दो चीजें जब भी मिल गई, तीसरी चीज जरूर फाइंड करनी है। तो तीसरी चीज किससे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करते हैं। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमें क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी यहाँ पे हमें h स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई है, 4 मिल गई। तो h की वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 2 होगा, क्योंकि 4 का रूट जो होता है वो 2 होता है। तो 2 सेंटीमीटर हमें यहाँ वैल्यू मिल गई। अब ध्यान से, क्योंकि एंगल ए की बात हो रही है, तो जरा एंगल ए की बात कर लेते हैं। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, 1। तो परपेंडिकुलर यहाँ एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर यानी ये होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है, जो ऑपोजिट होता है, एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड होती है। बेस क्या होगा, बेस है √3। तो हाइपोटेन्यूज क्या मिला, 2। तो ये वैल्यूज भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो करेंगे फिर वो इसी पे बेस्ड होगा। अगर ये गलत कर दिया तो आगे के सारे पार्ट्स गलत हो जाएंगे। अब आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, साइन ए को मल्टीप्लाई कर दो। अगर बीच में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके बीच में कोई साइन नहीं, इसका मतलब कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन का। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो cos c से, फिर cos a और मल्टीप्लाई कर दो साइन सी से। यहीं पे हम वैल्यूज लिखते जाएंगे, अलग अलग नहीं करना है। यानी cos a फाइंड कर लेना आराम से। तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या देख रहा है, क्योंकि a की बात हो रही है ना, तो a के लिए यहां देखेंगे पहले, ये a है, परपेंडिकुलर क्या है, 1, तो 1 लिख देंगे। अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहता है चाहे एंगल कोई भी हो, तो 1, ये ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करना है cos c से। अब c पे आ जाना है, एंगल c पे, cos c यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो c के लिए बेस क्या होगा, जो नीचे वाला टच हो रहा है, दो टच हो रहे हैं, एक नीचे वाला टच हो रहा है, एक हाइपोटेन्यूज टच हो रहा है। तो हाइपोटेन्यूज तो कभी बेस हो ही नहीं सकता है, स्लैंटिंग साइड कभी भी बेस हो ही नहीं सकती है, तो ऑब्वियसली ये वाली साइड बेस है, यानी 1। और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो सेम रहती है, 1/2। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब क्या करना है, cos a, cos a यानी यहाँ, तो बेस क्या हो गया, a के लिए बेस क्या हो गया, ये वाली साइड, क्योंकि एक यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है, तो ये वाली साइड क्या हो गई, बेस हो गई। तो cos a के लिए बेस क्या है, √3, हाइपोटेन्यूज रिमेन्स द सेम, 2 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करना है अब sin c। sin c के लिए परपेंडिकुलर, c के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, यानी √3 हो गया। और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, ये हमने देखकर आराम से, इससे देख देखकर हमने सारी वैल्यूज लिखनी। जब ये सही लिखेंगे अब आगे का आंसर सही होगा। तो 1/4, क्यों, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/4। यहाँ पे √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 वही कंसेप्ट है जैसे √3 का स्क्वायर होता है। तो √3 मल्टीप्लाइड बाय 3, √3 3 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4। लाइक फ्रैक्शंस में ऑलरेडी है, तो एलसीएम हमें 4 मिल जाएगा, 1 + 3 बिकम्स 4, यानी 4/4 को जब कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। एक बात और ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, 4 - 4 अगर करना होगा तो 0 आंसर आता है, बट अगर 4/4 करना है, सेम नंबर अगर डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमेशा आंसर 1 आता है, क्योंकि 4 × 1 = 4 और 4 × 1 = 4। तो आंसर इसका हमारा 1 आया, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा क्या आया, 1। अब सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसी डायग्राम को फॉलो करेंगे, यही हाइपोटेन्यूज रहेगा, ये वैल्यू सेम रहेगी, बस मैं ये इरेज करने वाली हूँ और सेकंड पार्ट करने वाली हूँ। सेकंड पार्ट क्या है, cos a cos c माइनस sin a sin c। अगेन क्या करना है, आराम से पहले cos a लिख लेना है। cos a की बात हो रही है, तो a के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये वाला बेस है, यानी √3 बेस है, क्योंकि अगेन a एंगल पे दो टच हो रहा है, एक इधर एक इधर, तो ये वाला बेस हो गया। तो √3 क्या हो गया, बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाइड बाय cos c।
सी के लिए बेस क्या है, अभी हमने देखा था सी के लिए बेस 1 है, तो 1/2 माइनस साइन ए यानी ए ये है, इसका परपेंडिकुलर ए होगा 1 होगा, क्योंकि वो सामने आ रहा है, यानी जो ऑपोजिट होगा वो परपेंडिकुलर है, तो 1/2 क्या होगा परपेंडिकुलर, जो ऑपोजिट होता है, तो ऑपोजिट क्या है √3, हाइपोटेन्यूज तो सेम है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, √3 मल्टीप्लाइड बाई 1 √3 ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो गया, अगेन यहाँ पे √3/4 हो गया। अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया था, सेम नंबर अगर सेम नंबर से माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा 0, तो इसका मतलब हमारा सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया 0। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर ध्यान से इस वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि कहाँ पे हमें ऑपोजिट यूज करना है, कहाँ पे हमें बेस यानी जो टच कर रहा है उसको यूज करना है, तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, अगेन क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है हमें, और राइट एंगल एट Q बोला है तो चुपचाप इसको Q लिख देना है। फिर मैं इसको P और QR है तो R यहां लिख दिया मैंने, इतना करना है। अब क्या करना है, हमें बोला है जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, यानी गिवन क्या है हमारे पास, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। दूसरी वैल्यू जो गिवन है वो PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये बातें गिवन है। हमें फाइंड करना है साइन P, कॉस P, tan P, यानी इसी एंगल के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जरूरत है, यानी PQ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को फाइंड करना है इसकी हेल्प से। तो अगर मैं इस चीज को यानी PR प्लस QR को 25 की जगह मैं PR की वैल्यू अगर फाइंड करूं इन टर्म्स ऑफ QR, तो PR की वैल्यू ये हो जाएगी, राइट। PR की वैल्यू क्या हो गई, PR यहीं पे है, QR यहाँ पे प्लस में था, उधर गया तो माइनस हो गया, तो 25 पहले से था, 25 माइनस QR यानी PR की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर क्या है, PR का स्क्वायर, p स्क्वायर क्या है 5 का स्क्वायर, b क्या है RQ का स्क्वायर, राइट। अब PR की वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर रखी है इन टर्म्स ऑफ QR, तो वो लिख देना है, यानी 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 25 प्लस QR या RQ एक ही बात होती है, तो क्योंकि यहाँ पे QR है तो इसको भी QR का स्क्वायर कर देते हैं, एक ही बात होती है, QR बोले या RQ बोले, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं उनका स्क्वायर अगर करना है तो हमेशा आइडेंटिटी करनी होगी, ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर करे इसका स्क्वायर करे खत्म, नहीं, आइडेंटिटी यूज करनी होगी। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 पहले से है, a की वैल्यू 25 है, b की वैल्यू QR है, QR है माइनस QR नहीं है, क्योंकि माइनस तो पहले से है आइडेंटिटी में, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो इसलिए QR की वैल्यू माइनस नहीं है। QR की वैल्यू माइनस तब लेनी पड़ती अगर आइडेंटिटी हम प्लस वाली यूज कर रहे होते हैं, तो QR की वैल्यू माइनस लेनी पड़ती, बट यहाँ पे ये QR ही रहेगा। फिर प्लस b स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। फिर ये वाला इक्वल्स टू का साइन लगा दिया, फिर ये 25 लिख दिया और ये QR का होल स्क्वायर लिख दिया। अब QR का होल स्क्वायर इस साइड भी है वो भी पॉजिटिव में, इस साइड भी है वो भी पॉजिटिव में, तो कैंसिल हो जाएगा, QR से QR कैंसिल हो गया। और क्या है यहाँ पे 25 का स्क्वायर यानी 625 होता है, 25 मल्टीप्लाइड बाई 250 QR यहाँ से मिला इक्वल्स टू 25 है, और QR और स्क्वायर ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। क्योंकि QR ये 50 QR नेगेटिव है तो दूसरी साइड ले जाएंगे वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 625 माइनस 25 क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव 25 है, दूसरी साइड आया तो नेगेटिव 25 बन गया यानी माइनस में, और ये यहाँ पे माइनस था दूसरी साइड गया तो प्लस बन गया। ऐसा क्यों किया, QR वाले को क्यों प्लस किया, इसलिए सो दैट हम QR की वैल्यू फाइंड कर सकें, क्योंकि हमें QR की वैल्यू फाइंड करनी है तो QR पॉजिटिव होना जरूरी है। माइनस करेंगे तो 600 आ गया, 50 QR यहाँ हमने लिख दिया। अब QR की वैल्यू माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 600 अपॉन में 500 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
तो यानी क्यू आर की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू क्या मिली है 12 सेंटीमीटर। और पी आर की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, तो पी आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए 25 में से क्यू आर की वैल्यू यानी 12 माइनस करेंगे विच इज 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें पी आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर मिल गई। जब ये हो गया कंप्लीट, ये वाली सारी वैल्यूज फाइंड कर ली, अब बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना बहुत आसान है। तो आप कर लेते हैं साइन पी। साइन पी, तो साइन पी की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है पी के लिए, पी के लिए ध्यान रखना है, ऐसे ही परपेंडिकुलर 5 नहीं लिखना है। पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है इसके ऑपोजिट वाली साइड यानी 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है वो तो सेम ही रहेगा, साइन के साथ एंगल के साथ चेंज नहीं होगा। फिर आ जाते हैं कॉस पी। कॉस पी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी के लिए यानी एंगल पी के लिए बेस क्या है जो उससे टच हो रहा है यानी 5 अपॉन 13। और tan p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस क्या हो जाएगा 5 क्योंकि अगेन इससे टच हो रहा है तो 5। तो हमें ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर लिया। आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप यहाँ से पी आर की वैल्यू फाइंड करके पाइथागोरस थ्योरम में यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम में रखें, उसके बाद वहां से क्यू आर फाइंड करके यहाँ से पी आर भी मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है ट्रू फॉल्स बताना है और साथ में उसको जस्टिफाई भी करना है कि अगर ट्रू बोल रहे हैं तो क्यों है, फॉल्स बोल रहे हैं तो क्यों। तो ध्यान से समझना है हर एक स्टेटमेंट को। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो वैल्यू होती है क्या वो हमेशा 1 से छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर कुछ भी ले लेते हैं हम, 5 ले लेते हैं 5/3। तो 5/3 क्या है 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा जरूरी नहीं है कि 1 से छोटा होगा, दैट इज वाई ये फॉल्स हो जाएगा। ऑलवेज वर्ड यूज किया है इसकी वजह से ये फॉल्स हो गया क्योंकि कभी कभी चेंज हो जाती है, जरूरी नहीं है कि हर बार 1 से छोटी हो, जैसे 5/3 की मैंने एग्जाम्पल दी। नेक्स्ट है sec a is equal to 12/5 for some value of angle a, यानी sec a की वैल्यू जो है 12/5 है। अब देख लेते हैं sec a का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है cos का होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका हो जाएगा h अपॉन b। अब ये ध्यान रखना है कि क्या h की वैल्यू ज्यादा होती है और b की वैल्यू कम होती है, यस। तो ये वाली बात ट्रू हो गई क्योंकि h अगर बड़ा होता है, h हमेशा बड़ा होता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है बेस से, और ये बात यहाँ पे प्रूव हो रही है इसलिए ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं cos a is the abbreviation used for cosecant of angle a। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट में लिखना, किसी भी नेम को शॉर्ट में लिखना। तो cos क्या कोसेकेंट का एब्रीविएशन है, नो, क्योंकि कोसेकेंट का जो एब्रीविएशन होता है दैट इज cosec। तो हम बोलते हैं ना cosec a, जो रेसिप्रोकल होता है sin a का, ये एब्रीविएशन है कोसेकेंट का, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot n a। कभी भी cot अलग नहीं होगा और एंगल अलग नहीं होगा। कॉट और एंगल ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब वो किसी एंगल के साथ हो, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इट इज नेवर अ प्रोडक्ट ऑफ एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वी कैन फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ओनली व्हेन द एंगल इज गिवन, ओके। सिर्फ कॉट की कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो पहले देख लेते हैं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या परपेंडिकुलर कभी भी एच से बड़ा होगा, क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू कभी भी हाइपोटेन्यूज से बड़ी हो सकती है, नो। तो यहीं पे ये फॉल्स हो गया बिकॉज हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी स्मॉलर देन परपेंडिकुलर। तो पहले फॉर्मूला लिखना है फिर बताना है हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी स्मॉलर देन परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओके। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें ट्रू फॉल्स है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये जस्टिफिकेशन करके करवाया है। जस्टिफिकेशन में जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, जहां फॉर्मूला लिखा है, जहां पे जो सेंटेंसेस बोले हैं वो लिखने हैं।